Good morning, trainees. I am Reena Kumari, Assistant Professor from चाणक्य College of Education, बेतिया। आज की क्लास DLED फर्स्ट ईयर के लिए है। आज का सब्जेक्ट कोड है F11। ट्रेनिंग जैसा कि आप जानते हैं कि क्लासरूम में हमने F11 के 3 यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया था विथ लेक्चर एंड नोट्स। 4th और 5th यूनिट हमारा ड्यू था, तो आइए आज 4th यूनिट से इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हम 4th यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो 4th यूनिट में आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कला शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधन व उनकी उपयोगिता, ऑडियो विजुअल एड्स एंड देयर यूटिलिटी इन आर्ट टीचिंग। तो इसके संबंध में आज चर्चा करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आज हम इस पे चर्चा करते हैं। तो दृश्य श्रव्य साधन, जैसा कि आप जानते हैं दृश्य मतलब देखना और श्रव्य का अर्थ होता है सुनना। तो जो देखकर या सुनकर या दिखाकर या सुनाकर शिक्षा प्रदान की जाए वह दृश्य श्रव्य। एक बहुत अच्छी बात इसमें है, ये बात है कि अध्यापक स्वयं एक दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है। सहायक सामग्री क्यों है? क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने में जो भी हमारे जिन जिन चीज़ों का उपयोग होता है, जिन जिन चीज़ों से सहायता ली जाती है वह सहायक सामग्री कहलाती है। तो टीचर भी एक तरह का सहायक सामग्री है। वह जो है वह स्वयं एक दृश्य और श्रव्य साधन है। जिस टीचर को आप देखते हैं और जब हम लेक्चर देते हैं या जब पढ़ाते हैं या जब आप पढ़ाएंगे तो बच्चे सुनेंगे, तो वह स्वयं में एक दृश्य श्रव्य साधन है। लेकिन सिर्फ टीचर को देखने या सुनने से ही टीचिंग रुचिकर नहीं होगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा। हाँ, एक आदर्श शिक्षक को हमेशा अपने टेक्निक को बदलते रहना पड़ेगा। टीचिंग टेक्निक को हमेशा चेंज करते रहना पड़ता है, जिससे क्लास में इंटरेस्टिंग वातावरण बना रहे, बच्चे उनके लेक्चर में रुचि लें, इंटरेस्ट दिखाएं। तो इसके लिए टीचर जो है एक आदर्श शिक्षक उस अलग उसे उत्तम और प्रभावशाली अपने शिक्षण को बनाने के लिए वह क्या करता है, अनेक साधनों का यूज करता है। तो बेसिक और प्राइमरी, ये जो एजुकेशन बेसिक और प्राइमरी को जब हम पढ़ाते हैं, उन्हें जब एजुकेशन देते हैं, तो उनमें इस दृश्य और श्रव्य साधन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और सुनकर और देखकर जो चीज़ें वह आसानी से सीख लेते हैं। तो इसी के अंतर्गत आता है दृश्य श्रव्य उपकरणों को हम लेते हैं। तो इसमें सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। तो इन्हें हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, श्रव्य और दृश्य साधनों को। पहला है दृश्य सामग्री, दूसरा श्रव्य सामग्री। पहला दृश्य मतलब देख के सीखना, श्रव्य सामग्री सुनकर सुनना, और दृश्य श्रव्य देखना और सुनना दोनों। तो दृश्य सामग्री का आपका जो है वह डेफिनेशन है कि वह उपकरण जिसे विद्यार्थी केवल
जैसे कि चलचित्र, फ्लैश कार्ड, फ्लैलन बोर्ड, श्यामपट्ट, पुस्तकें, चार्ट, नक्शा, मॉडल, फिल्म स्ट्रिप इत्यादि। तो ये जो चीजें हैं वह सिर्फ देख सकते हैं। चलचित्र जैसे कि आपने पढ़ा होगा या जानते होंगे कि बिना बोल, सबसे पहले जब हमारे यहाँ फिल्म या चलचित्र आया था तो उसमें साउंड नहीं हुआ करता था, वह केवल देखा जा सकता था, सुना नहीं जा सकता। बोर्ड है, श्यामपट्ट जो है उस पर केवल हम लिख सकते हैं जो आप देख सकते हैं, श्यामपट्ट बोल नहीं सकता। पुस्तकें, नक्शा, ये जितनी भी चीजें हैं इन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, इसलिए यह दृश्य उपकरण के अंतर्गत आती है। दूसरा है श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं जो केवल कानों को प्रभावित करते हैं, कानों को, उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ कानों से सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, हेडफोन इत्यादि। इसमें दृश्य सामग्री नहीं होती है, इसे केवल हम सुनते हैं, तो यह सश्रव्य उपकरण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है दृश्य श्रव्य उपकरण, देखकर और सुनकर जिन चीजों को सीखा जाए, जिनसे शिक्षा प्राप्त की जाए, वह दृश्य श्रव्य उपकरण के अंतर्गत है। यह जो दृश्य श्रव्य उपकरण है उन्हें आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। इनके अंतर्गत टेलीविजन, सिनेमा, फिल्म आदि आते हैं, जो हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अब जो है वह दृश्य श्रव्य उपकरण, तो अब कोई उपकरण, तो दृश्य श्रव्य आपने जान लिया कि दृश्य श्रव्य जो देखते हैं और सुनते हैं। तो दृश्य श्रव्य को भी हम दो भागों में बांट देते हैं यहाँ पे, एक सस्ते उपकरण और एक महंगे उपकरण। तो सस्ते उपकरण में है चार्ट, मैप, किताब, श्यामपट्ट, फ्लैलन बोर्ड इत्यादि, जिनके शिक्षा नहीं हो सकती है, लेकिन यह सस्ते होते हैं। उसके बाद महंगे उपकरण आते हैं, जैसे सिनेमा, टेलीविजन, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप इत्यादि। इनमें ये काफी कॉस्टली होते हैं और इस शिक्षा दी जाती है तो उसमें कॉस्ट ज्यादा आता है। कुछ अन्य दृश्य साधन भी हैं, जैसे कि अध्यापक एक उचित एवं प्रभावशाली दृश्य श्रव्य साधन है। वह अपने विचारों को उपकरणों के माध्यम से दृश्य श्रव्य की सहायता सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। जैसे कि हम अगर भूगोल का क्लास ले रहे हैं तो नक्शा बनाते हैं, ग्लोब बनाते हैं, मैथ के क्लास में, साइंस की क्लास में जब हम लेते हैं तो चित्रों का प्रयोग करते हैं, बायोलॉजी क्लास में चित्र बनाते हैं अध्यापक। तो टीचर जब इस प्रकार से एक उचित प्रभावशाली दृश्य और श्रव्य प्रस्तुत करते हैं, वे चित्र बनाते हैं, फिर इसके माध्यम से आपको समझाया जाता है, वो डिफाइन करते हैं, आपको समझाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वह एक प्रभावशाली वातावरण उत्पन्न होता है, शैक्षणिक वातावरण उत्पन्न होता है, तो इससे छात्र आसानी से सीख लेते हैं। तो अध्यापक भी एक प्रकार का साधन है। दूसरा है आसान एवं लोचयुक्त साधन। कैसे? तो अध्यापक पढ़ाते समय साधारण एवं लोचयुक्त उपकरणों का सहारा ले सकता है। लोचयुक्त, जिसे हम लपेट के रख सके, आसानी से जिसे कैरी किया जा सके, तो वह लोचयुक्त हुआ। जैसे कि फ्लैलन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, श्यामपट्ट, कुर्सी, डस्टर, पेंसिल, मेज, चौक इत्यादि। श्यामपट्ट जैसे कि लपेटक होता है ब्लैक कलर का, जिसे हम लपेट के रख सकते। पेंसिल इत्यादि जो है वह आसानी से कैरी किया जा सकता है और इन चीजों को टीचर अपने साथ रख सकते हैं।
फिर आता है कुछ पाठ्य सामग्री, जैसे पुस्तकें, मैगजीन, समाचार पत्र, कहानी की पुस्तक इत्यादि भी आसानी से टीचर अपने साथ रख सकते हैं। ग्राफिक साधन, चार्ट, चित्र, सीनरी, मैप, कार्टून, पोस्टर इत्यादि। सोफिस्टिकेटेड साधन, सोफिस्टिकेटेड साधन में आ जाता है कंप्यूटर, रिकॉर्ड प्लेयर, प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि। तो यह है आपका 1 नंबर क्वेश्चन आया, तो उसमें आ जाएगा सोफिस्टिकेटेड। तो उसके अंतर्गत आप ये साधन जो है इनके बारे में आप लिख सकते हैं। अब आता है क्रियात्मक साधन। तो फिल्म स्ट्रिप, क्रिया जिसे देख के होता है, फ्लैश कार्ड, पजल गेम्स, क्रॉस बोर्ड, मैचिंग वर्ड इत्यादि। कल्चरल साधन भी होते हैं। कल्चरल साधन है जिसके अंतर्गत नृत्य, ड्रामा और शो इत्यादि करके हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, उससे भी हमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। अन्य मिश्रित साधन, तो पैम्पलेट, प्रदर्शनियाँ इत्यादि। ये जितने भी साधन दिए गए हैं वह सब सीखने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए साधन हो सकते हैं, और ये सभी दृश्य और श्रव्य साधन। तो यह जो है वह कला समेकित शिक्षा में श्रव्य दृश्य साधन और उनके उपयोग की बात की गई है। इनका उपयोग हो गया कि कैसे इनका उपयोग किया जाता है। अब आता है दृश्य श्रव्य साधनों की उपयोगिता या महत्व। ये उपयोग बताया गया आपको ऊपर, या हमने दृश्य श्रव्य साधन की उनकी उपयोगिता के बारे में, फिर इसका उपयोगिता, इसका महत्व अब हम इसको आगे जानेंगे। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे कि इन दृश्य श्रव्य साधनों की उपयोगिता। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि दृश्य श्रव्य साधनों की उपयोग या इनका महत्व क्या है, तो हम इस लिख सकते हैं। साधनों के उपयोग के द्वारा पठन पाठन प्रक्रिया को सरल, प्रभावशाली एवं रुचिकर बनाया जा सकता है। ये चीजें हमने बार बार रिपीट की है कि दृश्य श्रव्य साधन एक बहुत सशक्त माध्यम है शिक्षा का। इससे एक प्रभावशाली वातावरण उत्पन्न दृश्य श्रव्य साधन छात्रों को सीखने के प्रति रुचि एवं उत्साह उत्पन्न करता है और इंटरेस्टिंग होता है, जिसको देख के बच्चे काफी खुश होते हैं और उसे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। दृश्य श्रव्य उपकरण छात्रों को वास्तविक, उचित एवं पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। अगर दृश्य श्रव्य साधन आपके कंटेंट से रिलेटेड हो तो वह काफी प्रभावशाली वातावरण उत्पन्न करता है और वह उचित ज्ञान भी प्रदान करता है। ये उपकरण कक्षा में पढ़ाई का उचित वातावरण बनाए रखने में सहायक होते हैं। कंसंट्रेशन होता है बच्चों में, इन चीजों के प्रति कंसंट्रेट करके सीखते हैं। अध्यापक के समय, शक्ति आदि की बचत होती है। जिन चीजों को 10 बार व्याख्यान देकर बार बार समझा के टीचर जो पढ़ाना चाहता है और फिर भी बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वह सिर्फ श्रव्य और दृश्य सामग्री को दिखाकर वह आसानी से उन्हें सिखा सकता है। 1 या 2 बार में बच्चे सीख जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि टीचर की शक्ति भी बचेगी और उसके समय की बचत भी होगी। अध्यापक के कक्षा में न होने पर भी, अगर अध्यापक कक्षा में नहीं है और फिर भी हम अगर स्मार्ट बोर्ड या जो आजकल विजुअल साधन आ गए हैं, इनके माध्यम से अगर कोई कंटेंट लेवल का कोई भी हम कैसेट लगा के अगर बच्चों को दिखाना चाहें, प्रोजेक्टर लगा के दिखाना चाहें, तो टीचर नहीं भी है फिर भी बच्चे को सीख सकते हैं। अब इसमें डिटेल में आता है पुस्तक। तो अब आगे की जो उपयोगिता, इनका महत्व में पुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान है शिक्षा में। बिना पुस्तक के हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तो पुस्तक जो है वह हमारा जो कंटेंट रहेगा या विषय वस्तु जो हमारी रहेगी वह विधिवत पुस्तक में प्रस्तुत रहता है। बहुत वह काफ़ी डिटेल में पुस्तक में हम इसमें पढ़ सकते हैं, उसे देख सकते हैं, इसलिए पुस्तकों का काफ़ी महत्व है। कला का इतिहास
पुस्तक के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है। किसी भी इतिहास को शुरू से वैदिक से लेके और इसके पहले भी जितने काल से, जब से लिखित सामग्री आई है, तब से पुस्तकें ये साधन रहा है जिससे हम अपने इतिहास के बारे में जान पाए हैं। इसलिए इसमें अत्यंत अच्छी पुस्तकों को के कौन कौन से गुण होते हैं, तो इससे निम्नलिखित गुण होते हैं। विषय सामग्री छात्रों की आवश्यकता कक्षा के अनुरूप हो। प्रत्येक पाठ के अंत में उचित अभ्यास प्रश्न होने चाहिए। ये एक अच्छे पुस्तक के गुण हैं। पुस्तक में जो चित्र बने हो वो आकर्षक हो, आकार उनका स्पष्ट हो कि कोई भी बच्चा उन्हें देखकर। पुस्तकों में अक्षरों की जो छपाई हो वह स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट आता है वह श्यामपट्ट है। उसके बाद श्यामपट्ट का स्थान आता है। कला शिक्षण में श्यामपट्ट का प्रयोग अधिक किया जाता है। जब भी हम कला की पढ़ाई करते हैं तो अलग अलग चित्रों को समझाते हैं बच्चों को, इसलिए आवश्यक होता है। तो इसमें भी श्यामपट्ट की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो श्यामपट्ट कक्षा में ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से सभी बच्चे उसे ध्यानपूर्वक देख सकें। श्यामपट्ट हमेशा साफ होना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को कभी कभी बार बार बच्चों की तरफ भी बीच बीच में देखना चाहिए। श्यामपट्ट के बाईं ओर होकर लिखना चाहिए। श्यामपट्ट के पास चौक, डस्टर इत्यादि होने चाहिए। और श्यामपट्ट पर जो चित्र बनाए जाएं उनका आकार बड़ा होना चाहिए जिससे सारे क्लास के बच्चे उसे देख सकें। बाद हमारा जो पॉइंट आता है वह टेलीविजन है। टेलीविजन के माध्यम से भी कला शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। नृत्य, संगीत, चित्रकला जैसे प्रोग्राम टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। विभिन्न कलाकारों की प्रदर्शनियां, कलाकृतियां इत्यादि भी टेलीविजन के माध्यम से दिखाई जा सकती हैं जिससे बच्चे आनंद पूर्वक उसे सीख सकेंगे। चलचित्र जो है, फिल्म जो है, वह कलात्मक विषय से संबंधित बनाए गए चलचित्र को हम छात्रों को दिखा सकते हैं फिल्म के माध्यम से। काफ़ी आर्ट से रिलेटेड फिल्म होते हैं, उन्हें हम बच्चों को दिखा के उन्हें सिखा सकते हैं। फ्लेलन बोर्ड जो है, फ्लेलन बोर्ड कला विज्ञान में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होता है। यह बोर्ड जो है वह कपड़े का बना होता है। इसके चारों ओर लकड़ी की फ्रेमिंग होती है। जो भी चित्र या आकृति अध्यापक को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना रहता है वह बोर्ड पिन की सहायता से इस पर लगा दिया जाता है एवं प्रदर्शन की सहायता कर सकता है। रेडियो सूचना प्रसारण के लिए है। रेडियो का उपयोग किया जाता है, नहीं, हाँ, सूचना प्रसारण के लिए है। रेडियो पर कला विषय से संबंधित विद्वानों के भाषण सुन सकते हैं। विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करने की विधियां भी उसमें बताई जाती हैं। एपिडाइस्कोप, मॉडल, फोटोग्राफी, चार्ट, कला वस्तु, चित्र, ये सभी जो जा सकता है। अब आगे है शिक्षण विषय स्पष्ट एवं आसान बनाने में सहायक है। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सहायक है। कक्षा में उचित वातावरण उत्पन्न करने में सहायक है और अध्यापन का कार्य या शिक्षण कार्य विधिवत करने में सहायता प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार के जो हमारे शिक्षाविद हैं या विद्वान हैं उनके विचारों को भी कलाकृतियों के माध्यम से उसे प्रदर्शित करने में सहायता प्रदान करती है। भारतीय विद्यालयों में सहायक सामग्री का क्या उपयोग है? तो कुछ सहायक सामग्री महंगी होती है जो कि भारतवर्ष में प्रत्येक विद्यालय में इस्तेमाल नहीं हो सकता है, जैसे टेलीविजन, फिल्म स्ट्रिप इत्यादि।
अधिकतर अध्यापक इनको इस्तेमाल करने में रुचि नहीं रखते हैं, और यदि इस्तेमाल करते भी हैं तो उचित प्रकार से नहीं करते और नहीं कर पाते। तो भारतीय विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में इन चीज़ों का उपयोग आसानी से नहीं होता है। कुछ ही विद्यालय हैं जो या प्राइवेट संस्थान हैं, उनमें इन चीज़ों का या इन श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग अत्यधिक मात्रा में होता है। दृश्य श्रव्य साधनों का कैसे उचित प्रकार से प्रयोग किया जाए, तो इन उपकरणों को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने के लिए उनका सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। छात्रों की आवश्यकता, रुचि और उनके शिक्षा के स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि कब इन साधनों का उपयोग किस वातावरण में उसे करना है, बच्चों को उसका स्पष्ट एवं पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सके। अध्यापकों को इन साधनों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए और सरकार को प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे शिक्षण काफ़ी प्रभावशाली और इंटरेस्टिंग हो सके। तो इस प्रकार से हमने आज जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कला शिक्षण क्लास में इसके आगे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।